अच्छा बेटा, इससे पहले हमने प्रोटीन का बारे में पढ़ा था। देखो, प्रोटीन और प्रोटीन की क्लासिफिकेशन, और उसके बाद जो था प्रोटीन के बारे में हमने पढ़ा था प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स, प्राइमरी स्ट्रक्चर। और प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि जो प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर है उसके अंदर अमाइनो एसिड की सीक्वेंस होती है। और प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर जो बांड होता है उसको कहते हैं पेप्टाइड बांड, और उसके अंदर सीक्वेंस होती है अमाइनो एसिड्स की। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर उसी पॉलीपेप्टाइड जो चेन है बेटा, पॉलीपेप्टाइड चेन की कॉइलिंग होती है, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। उसके बाद हमने पढ़ा था कि उसकी फोल्डिंग और रीफोल्डिंग होती है। जो उसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर, उसकी फोल्डिंग और रीफोल्डिंग, उससे बनता है इसका टर्शियरी स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हाइड्रोजन बांड भी है, डाइसल्फाइड बांड भी होता है, साल्ट ब्रिज भी होती है। उसके बाद जो उसका बनता है वो बनता है क्वार्टनरी स्ट्रक्चर, जिसके अंदर टर्शियरी स्ट्रक्चर जो बताए, इससे पॉलीपेप्टाइड की चेन्स होती हैं बेटा। दो या दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड की जो चेन्स होती हैं वो आपस में कंबाइन होकर क्या बनाती है, उसका टर्शियरी स्ट्रक्चर, सॉरी क्वार्टनरी स्ट्रक्चर बनाती है। तो ये तो हमने पढ़ लिया था पहले भी इसके अंदर। अब बातें डीनेचरेशन ऑफ द प्रोटीन। प्रोटीन डीनेचर कब होती है बेटा? देखो, प्रोटीन जो है वो डीनेचर हो जाती है हीट देने से। जब हम प्रोटीन को हीट देंगे तो डीनेचर हो जाएगी, और एक्सेस पीएच से भी डीनेचर हो जाती है। एसिड या अल्कलीज ऐड करने से भी डीनेचर हो जाती है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट भी इसको डीनेचर कर देते हैं। तो इसका मतलब है प्रोटीन की जो डीनेचरेशन है वो हीट देने से भी होती है, पीएच की मतलब चेंजिंग की वजह से भी हो जाती है डीनेचर। ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, वो भी इसको डीनेचर कर देते हैं। जैसे हम ए को हम बॉयल कर देते हैं, ए को जब हम बॉयल करते हैं तो समझें कि वो उसकी डीनेचरेशन हो जाती है। तो ये है डीनेचरेशन ऑफ द प्रोटीन। प्रोटीन की डीनेचरेशन जो हीट से होती है, हीट से, एक्सेस पीएच से, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, या जो रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं वो उसको डीनेचर कर देते हैं। तो आज हमने यही पढ़ना है, थ्योरी का टॉपिक था। कहता है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो डिस्टर्ब हो जाता है हीट देने से, चेंज इन द पीएच, पीएच में चेंजिंग से भी, ठीक है, उसका डीनेचर हो जाती है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी, या रिड्यूसिंग एजेंट। बेटा ये कंडीशन क्या करती है प्रोटीन को, प्रोटीन के स्ट्रक्चर को डीनेचर कर देती हैं। अंडर दीज सच कंडीशंस प्रोटीन अंडरगो डीनेचरेशन। ये कंडीशन जो है वो प्रोटीन की डीनेचरेशन की है। हीट, चेंज इन द पीएच, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। और जो एग्जांपल, कॉमन एग्जांपल डीनेचरेशन की है, जो चेंज होती है किसके अंदर, एल्ब्यूमिन। बेटा एल्ब्यूमिन वाटर सोल्यूबल प्रोटीन है जो ए के अंदर है। एल्ब्यूमिन वाटर सोल्यूबल प्रोटीन है जो ए के अंदर है। और जब हम ए को बॉयल करते हैं, देखो जब ए को बॉयल करेंगे, ठीक है, तो वो प्रोटीन की डीनेचरेशन हो जाएगी, जो इरिवर्सिबल चेंज है। चेंज क्या है? इरिवर्सिबल है। तो ये था डीनेचरेशन ऑफ द प्रोटीन, प्रोटीन की, प्रोटीन का डीनेचर होना। तो मतलब प्रोटीन डीनेचर होती है एक्सेस पीएच से, हीट से, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, रिड्यूसिंग एजेंट से। और कॉमन जो एग्जांपल है इसकी है ए को बॉयल करना। जब ए को बॉयल करेंगे तो जो उसके अंदर प्रोटीन है एल्ब्यूमिन, वो क्या हो जाती है, डीनेचर हो जाती है। अच्छा बेटा, उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ द के प्रोटीन। प्रोटीन की अहमियत क्या है, प्रोटीन की इंपॉर्टेंस, ये भी थ्योरी का टॉपिक है कि प्रोटीन की इंपॉर्टेंस क्या है, प्रोटीन कहां कहां पे यूज होते हैं। अब सबको पता है कि प्रोटीन असेंशियल पार्ट है
फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटीन असेंशियल पार्ट प्ले करते हैं फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म, जो लाइफ के लिए क्या है, लाइफ के जितने भी फॉर्म्स हैं उनके लिए जरूरी है। मतलब प्रोटीन जो है वो अहम रोल प्ले करता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, और प्रोटोप्लाज्म जो है वो लाइफ के लिए एसेंशियल है। न्यूक्लियोप्रोटीन, जो न्यूक्लियोप्रोटीन है, जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है बेटा, न्यूक्लियोप्रोटीन जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है विथ न्यूक्लिक एसिड सर्व एज हेरिडिटी कैरियर, ये हेरिडिटी कैरियर है वन जनरेशन टू अदर। तो न्यूक्लिक जो एसिड प्रोटीन्स, न्यूक्लियोप्रोटीन जो न्यूक्लिक एसिड के साथ अटैच हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन जो बेटा न्यूक्लिक एसिड के साथ अटैच हैं, ये हेरिडिटी कैरियर है। एंजाइम्स, एंजाइम भी प्रोटीन है जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं डाइजेशन के प्रोसेस के अंदर। तो एंजाइम्स व्हिच आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट आर प्रोटीन इन नेचर, नेचर में एंजाइम भी प्रोटीन है, और जिसके बगैर भी लाइफ पॉसिबल नहीं है। अच्छा, मेनी प्रोटीन्स हैव स्पेशलाइज्ड फंक्शन, जैसे हेमोग्लोबिन है, इसका काम होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, मतलब यही प्रोटीन के फंक्शंस बता रहे हैं। ठीक है, हेमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। इसके अलावा हार्मोन्स भी प्रोटीन्स हैं जो बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करती हैं। हार्मोन्स भी बेटा प्रोटीन्स हैं जो बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करती हैं। इंसुलिन शुगर को रेगुलेट करती है, थायरॉक्साइन आयोडीन को रेगुलेट कर देता है बॉडी के अंदर। अब आते हैं इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। बेटा इंडस्ट्रियल जो एप्लीकेशंस है इसकी, तो इंडस्ट्री में भी इनकी अहमियत है। अच्छा, लेदर की फॉर्मेशन, जो खाल जो होती है उसमें से जो लेदर बनता है, ठीक है, टेनिंग ऑफ द लेदर, ठीक है, जो हाइट से लेदर बनता है, खाल जो होती है उसी से एक जो लेदर बनता है उसके अंदर भी प्रोटीन का यूज है। ठीक है, प्रोटीन इट्स दिस एसेंशियली प्रोटीन विथ टेनिक एसिड, प्रोटीन जो टेनिक एसिड के साथ मिल जाता है। जिलेटिन, जिलेटिन भी प्रोटीन है। जिलेटिन प्रोटीन है विच इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग बोन्स, जिसको हासिल किया जाता है बोन को हीट देने से। जिलेटिन प्रोटीन है जिसको हम हासिल करते हैं बोन को हीट देने से। स्किन एंड टेंडेंट्स को इन वाटर, इट यूज्ड इन बेकरी गुड्स, इसको इस्तेमाल किस में करते हैं, बेकरी गुड्स के अंदर। तो जिलेटिन प्रोटीन है, और ये क्वेश्चन टेस्ट में भी था कि कौन सी प्रोटीन है जिसको हम हासिल करते हैं बोन, स्किन और टेंडेंट्स की हीटिंग से। तो जिलेटिन इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग बोन, स्किन एंड टेंडेंट्स इन वाटर, यूज करते हैं किसके अंदर, बेकरी के अंदर, बेकरी गुड्स के अंदर। कैसियन, कैसियन भी प्रोटीन है, ठीक है, जिसको हम यूज करते हैं किसके अंदर, बटन और बकल्स के अंदर, बटन बनाने में और बकल्स बनते हैं इससे। ठीक है, तो बेटा ये यूज जरूरी है। और वैसे टॉपिक भी आपको पता है कि प्रोटीन का टॉपिक है इसके अंदर, जो पीएमसी के सिलेबस के अंदर टॉपिक है वो है ही प्रोटीन का। तो ये इनके यूज, ये जो लास्ट वाले जो पेज है वो इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रोटीन, ये अहम बहुत ज्यादा। और इसमें से पीएमसी के जो पेपर था, प्रैक्टिस पेपर्स के अंदर भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस थे इसमें से, इसलिए ये आपको पेज ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, पंजाब से भी पढ़ना पड़ेगा। है थ्योरी का पेज है, इसमें कोई है नहीं वैसे। अच्छा, उसके बाद है लिपिड। लिपिड वैसे टॉपिक नहीं है पीएमसी का, मगर हम सारा पढ़ रहे हैं, चैप्टर पूरा पढ़ रहे हैं। पीएमसी के टॉपिक दो ही हैं, एक प्रोटीन है जो हमने पढ़ लिया पूरा। अच्छा, दूसरा है एंजाइम। एक्चुअली एंजाइम भी प्रोटीन की क्लास ही है। तो दो टॉपिक हैं पीएमसी के सिलेबस के अंदर,
लिपिड इसके अंदर शामिल नहीं है, मगर हम सारे पढ़ रहे हैं, पूरा पढ़ रहे हैं, तो इसलिए लिपिड भी थोड़ा पढ़ लेते हैं, लिपिड को भी। तो आपको पता है लिपिड जो है हेट्रोजीनियस कंपाउंड्स होते हैं। बेटा हेट्रोजीनियस इसलिए कहा जाता है क्योंकि लिक्विड भी है और इनके अंदर सॉलिड भी होता है। अब देखो लिपिड के अंदर एक आता है ऑयल, ऑयल आपको पता है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में मिलता है। दूसरा होता है फैट, सॉलिड फॉर्म में होता है। या वेक्सेस, जो वेक्स है वो भी हमें सॉलिड फॉर्म में मिलती है, तो इसलिए इसको हम कहेंगे हेट्रोजीनियस कंपाउंड्स हैं। जो लिपिड्स हैं वो हेट्रोजीनियस कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। और इनकी क्लासिफिकेशन भी है। पहले बिलोर्स ने इनको क्लासिफाई किया था लिपिड्स को, जो बिलोर्स था उसने लिपिड को क्लासिफाई किया था सिंपल लिपिड्स के अंदर, कंपाउंड लिपिड्स के अंदर और स्टेरॉइड्स के अंदर। और एक उसने बिलोर्स रिएजेंट भी बनाया था सोल्युबिलिटी के लिए, कि जो लिपिड है वो सोल्यूबल है बिलोर्स रिएजेंट के अंदर। बिलोर्स ने एक रिएजेंट बनाया था जिसको कहा जाता है बिलोर्स रिएजेंट। ठीक है, बिलोर्स रिएजेंट। बेटा तो बिलोर्स जो रिएजेंट है वो मिक्सचर है डाइथल ईथर का और इथाइल अल्कोहल, डाइथल ईथर और इथाइल अल्कोहल 2:1 के अंदर। मतलब बिलोर्स ने कहा था कि जो लिपिड के लिए सॉल्वेंट है वो डाइथल ईथर है और दूसरा इथाइल अल्कोहल है। 2:1 के अंदर अगर इसका आप सॉल्यूशन बनाएंगे तो जितने भी लिपिड्स हैं ये इसके अंदर सोल्यूबल हो जाते हैं, ठीक है। और बिलोर्स ने ही क्लासिफाई किया था लिपिड्स को, सिंपल लिपिड्स के अंदर, कंपाउंड लिपिड्स के अंदर और स्टेरॉइड्स के अंदर। तो देखो जो लिपिड है बेटा ग्रीक वर्ड का बना हुआ लिपोज, जिसका मतलब है फेट। तो ये बेसिक चीजें भी याद करनी, हालांकि ये बहुत बेसिक चीजें हैं कि वर्ड कौन सा है ये अभी भी हम भूल जाते हैं कि कौन सा वर्ड है। ग्रीक वर्ड है, जो लिपिड है वो ग्रीक वर्ड है लिपोज, जिसका मतलब फेट। नेचुरली ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये, ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये। अब पता लिपिड तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मिलेगा कहां से? एनिमल से भी मिलता है। इसकी ओरिजिनल एनिमल भी है, क्योंकि जो मक्खन जो मिलता है हमें एनिमल से मिलता है, जो एनिमल्स हैं उसी से मिलता है हमें। दूध, दूध से हम क्या बनाते हैं? मक्खन या निज घी जो बनता है। और प्लांट से भी मिलता है हमें, सीड से। सनफ्लावर है, सोयाबीन है, मस्टर्ड है, ठीक है। तो प्लांट से भी इनकी ओरिजिन प्लांट भी है और एनिमल ओरिजिन भी है। जो लिपिड की ओरिजिनलिटी है वो प्लांट भी है और एनिमल भी है। वो चार सोल्यूबल, ये सोल्यूबल ऑर्गेनिक कंपाउंड, जाहिर पानी के अंदर हल नहीं होंगे, ये सोल्यूबल होंगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर। जो लिपिड है वाटर के अंदर तो सोल्यूबल नहीं होगा, मगर सोल्यूबल किसके अंदर होगा? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। वेरी हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ सब्सटेंस। क्या है बेटा? हेट्रोजीनियस ग्रुप का मतलब ही यही है कि इसके अंदर लिक्विड भी है, सॉलिड भी होता है। अब बात हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लिपिड, कि भाई लिपिड की कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी। बेटा लिपिड की प्रॉपर्टीज, दे आर इनसोल्युबल इन वाटर। ये वाटर के अंदर हल नहीं होंगे। जो लिपिड्स हैं वाटर के अंदर हल नहीं होते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वाटर के अंदर हल नहीं होंगे। मगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर, नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर रिजॉल्व हो जाते हैं। बेटा नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर ये सोल्यूबल है, ईथर के अंदर सोल्यूबल है, क्लोरोफॉर्म के अंदर सोल्यूबल है, बेंजीन के अंदर ये सोल्यूबल है। देयर प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक्स आर फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल, फैटी एसिड, ग्लाइसरॉल एंड स्टीरोल। अब ये बनेगा कैसे? बेटा जो उसके अंदर ऑयल और फैट है, ऑयल और फैट बनता है ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड से। ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड जब आपस में कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है, तो मिलेगा ऑयल, सॉरी ये जो है लिपिड मिलेगा। लिपिड में ऑयल और फैट जो होता है वो फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल से बनता है, इसलिए इसको कहते हैं ट्राइग्लाइसराइड्स। तो फैटी एसिड होगा, ग्लाइसरॉल होगा और स्टीरोल्स होगा। दे आर यूटिलाइज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म।
अच्छा अब देखो एनर्जी, ये एनर्जी का अहम सोर्स भी है हमें बेटा। जो लिपिड्स हैं वो एनर्जी का इंपॉर्टेंट सोर्स भी हैं। ऑयल और फैट, कार्बोहाइड्रेट से, कार्बोहाइड्रेट्स के 1 ग्राम से हमें 4 कैलोरीज मिलती हैं बेटा। कार्बोहाइड्रेट्स का पर ग्राम हमें 4 कैलोरीज देता है, प्रोटीन का पर ग्राम 4 कैलोरीज देता है, जबकि ऑयल और फैट का पर ग्राम 9 कैलोरीज देता है। तो एनर्जी भी डबल प्रोवाइड करते हैं बेटा। जो ऑयल और फैट है वो एनर्जी भी डबल प्रोवाइड करते हैं। मतलब कार्बोहाइड्रेट्स का 1 ग्राम आपको 4 कैलोरीज देगा, कार्बोहाइड्रेट का 1 ग्राम 4 कैलोरीज देता है, प्रोटीन का 1 ग्राम 4 कैलोरीज देगा, जबकि ऑयल और फैट का 1 ग्राम 9 कैलोरीज देता है। तो इसका मतलब है एनर्जी भी डबल प्रोवाइड करते हैं। और ये फेडर की बुक में एक लाइन अलग से लिखी हुई है, देखो पढ़कर देखोगे ना आप लोग, साइड में लिखा हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट्स का 1 ग्राम कितनी कैलोरीज देता है और प्रोटीन का 1 ग्राम कितनी कैलोरीज देता है, ऑयल और फैट का 1 ग्राम जो है वो कितनी कैलोरीज देता है, 9 कैलोरीज। सिंध की बुक में भी ये लिखा हुआ है कि 1 ग्राम जो है कितनी कैलोरीज देता है। तो इसका मतलब है एक तो ऑयल और जो फैट होते हैं वो ग़िज़ा को जायका देते हैं, और दूसरा एनर्जी भी डबल प्रोवाइड करते हैं। अच्छा अब आते हैं ये बनेंगे किस तरह बेटा, इनकी फॉर्मेशन कैसे होगी, इधर देखो। बेटा ये ग्लाइसरोल, ये ग्लाइसरोल है। अच्छा दूसरा होता है फैटी एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड है। फैटी एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड वो सेचुरेटेड भी हो सकता है, अनसेचुरेटेड। अगर सेचुरेटेड फैटी एसिड है तो बनेगा फैट बेटा। सेचुरेटेड फैटी एसिड अगर लेते हैं तो बनेगा फैट। अगर अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है तो बनेगा ऑयल। तो ऑयल के अंदर अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होता है और फैट के अंदर सेचुरेटेड फैटी एसिड्स होता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो बनाया गया है बेटा, ये फैटी एसिड है। फैटी एसिड का मतलब है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये फैटी एसिड है। वाटर लूज हो जाएगा, वाटर रिमूव हो जाएगा और वाटर रिमूव हो जाएगा और इनके बीच में बनेगा ईस्टर लिंकेज। बेटा देखो ये है ग्लाइसरोल और ये है फैटी एसिड। अब ये सेचुरेटेड भी हो सकता है और अनसेचुरेटेड भी हो सकता है। बेटा ये फैटी एसिड है, ये सेचुरेटेड अगर है तो बनेगा फैट, अगर अनसेचुरेटेड डबल बॉन्ड्स इनके बीच में तो बनेगा ऑयल। और इनके दरमियान देखो लिंकेज ईस्टर बन गया, ये ईस्टर लिंकेज है। बेटा वाटर रिमूव होने के बाद देखो लिंकेज क्या बना है, ईस्टर।
देखो जो लिंकेज बना है वो ईस्टर लिंकेज है। तो ये हो गया ट्राई ईस्टर। बेटा ये ट्राई ईस्टर है। तो ये आयल या फेट का फार्मूला हो गया। अगर आपको कहा जाता है आयल और फेट का जनरल फार्मूला लिखो, तो ये आयल और फेट का बेटा जनरल फार्मूला है। आयल और फेट का ये जनरल फार्मूला है। अच्छा वो डिपेंड करता है कार्बोक्सिलिक एसिड पे, वो डिपेंड करता है फैटी एसिड पे। अगर फैटी एसिड सेचुरेटेड है तो आपको मिलेगा फेट, अगर अनसेचुरेटेड है तो मिलेगा आपको ऑयल। ठीक है, मगर ये इसका जनरल एक फार्मूला दिया गया है ऑयल और फेट का। तो ऑयल और फेट, अब ऑयल और फेट का जो मोनोमर है बेटा ये इनके मोनोमर हैं। और जब ऑयल और फेट के आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे, जब ऑयल और फेट के आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो वापस आपको यही मोनोमर मिलेंगे। जब एंजाइम लिपेज, जो बेटा देखो लिपेज एंजाइम जब इन पर एक्ट करता है, लिपेज जो एंजाइम है जब ऑयल और फेट पर जो है एक्ट करता है, हाइड्रोलाइसिस करेगा इसकी, और हाइड्रोलाइसिस से हमें क्या मिलेगा, ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड। तो इसका मतलब ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड मिलकर ऑयल और फेट बनाते हैं, और ऑयल और फेट की जब हाइड्रोलाइसिस होती है, ठीक है, तो हमें ओरिजिनल जो फैटी एसिड मिलेगा और ग्लाइसरॉल मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो दिया गया उन्होंने डबल बॉन्ड दिया है बेटा, यहाँ पे उन्होंने जो स्ट्रक्चर दिया गया बुक में है उसके अंदर देखो डबल बॉन्ड्स मौजूद हैं। ठीक है, किसके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद है, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है, यह है अनसेचुरेटेड फैटी एसिड जिसके अंदर डबल बॉन्ड्स मौजूद है। देखो अच्छा आगे क्या कहता है, देखो इसके अंदर डबल बॉन्ड्स हैं। मेल्टिंग पॉइंट, बेटा इसके अंदर देखो डबल बॉन्ड्स मौजूद हैं। कहता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मिक्स्ड ग्लाइसराइड्स। मिक्स्ड ग्लाइसराइड्स का मतलब है जिसके अंदर डबल बॉन्ड्स भी हो और सिंगल बॉन्ड्स भी हो, would depend upon the extra of आप एक जैसे भी लिख सकते हो, डिफरेंट भी ले सकते हैं। बेटा जो ग्लाइसरॉल है, ग्लाइसरॉल के साथ जो फैटी एसिड हम लेते हैं वो सिमिलर भी हो सकते हैं और वो डिसमिलर भी हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये ग्लाइसरॉल है, ठीक है, और ग्लाइसरॉल के साथ साथ जो हम फैटी एसिड ले रहे हैं, इधर देखो तो बेटा इसके अंदर देखो डबल बॉन्ड्स हैं और टोटल 18 कार्बन है इसके अंदर, टोटल 18 कार्बन है। तो 17 कार्बन भी हो सकते हैं, 18 कार्बन भी हो सकते हैं, मगर इसके अंदर देखो डबल बॉन्ड्स मौजूद हैं। एक कार्बन ये हो गया, 14 कार्बन ये हो गए, 15, 16, 17 और 18 कार्बन।
अब इसके अंदर और इसके अंदर जो कार्बन लिए हमने 14, 15, 16, 17, मगर ये सेचुरेटेड है, ये सेचुरेटेड, ये ऊपर वाला अनसेचुरेटेड है। ये भी सेचुरेटेड, तो इसका मतलब है इसके अंदर अनसेचुरेशन की मिकदार कम है। बेटा ये मिक्स ग्लिसराइड्स है, मिक्स क्योंकि फैटी एसिड सेचुरेटेड भी है और अनसेचुरेटेड भी है। ठीक है, अगर अनसेचुरेशन की मिकदार ज्यादा है, बेटा अगर अनसेचुरेशन की मिकदार ज्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा इसका। अगर डबल बॉन्ड की मिकदार कम है, इसके अंदर सेचुरेशन की मिकदार ज्यादा है, सेचुरेटेड फैटी एसिड इसके अंदर ज्यादा है, तो ये मिलेगा सॉलिड फॉर्म में, मेल्टिंग पॉइंट का हाई होगा। अगर अनसेचुरेशन ज्यादा है तो मिलेगा ऑयल, क्योंकि ऑयल जो है अनसेचुरेटेड है। बेटा जो ऑयल है वो अनसेचुरेटेड होता है, डबल बॉन्ड्स होते हैं इसके अंदर। जितने ज्यादा डबल बॉन्ड, जितने ज्यादा डबल बॉन्ड होंगे फैटी एसिड के अंदर, उतनी अनसेचुरेशन ज्यादा होगी और वो मिलेगा आपको लिक्विड फॉर्म में। अगर सेचुरेशन ज्यादा होगी तो वो मिलेगा सॉलिड फॉर्म में। तो ये कहता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मिक्स्ड ग्लिसराइड्स डिपेंड अपॉन द एक्सटेंट of the unsaturated fatty acids in the molecule. The polyunsaturated ग्लिसराइड होगा, मतलब वो ऑयल होगा, ऑयल का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। ठीक है, वो मिलेगा आपको ऑयल फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, जिसके अंदर अनसेचुरेशन की मिकदार ज्यादा होगी। मगर उसके अंदर अगर अनसेचुरेटेड फैटी एसिड इस्तेमाल है तो वो ऑयल होगा और उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। अगर उसके अंदर सेचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा है, जैसे ये है, तो ये मिलेगा आपको सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, तो कॉमनली ऑयल एंड फैट आर मिक्सचर ऑफ सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड ग्लिसराइड्स। बेटा ऑयल और फैट क्या है, मिक्सचर है। ऑयल और फैट क्या होगा, मिक्सचर होगा। किसका मिक्सचर होगा, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड ट्राइग्लिसराइड्स का इन वेरियस रेशियो। और उनका रेशियो क्या होगा, मुख्तलिफ होगा। उनका जो रेशियो होगा वो मुख्तलिफ होगा, रेशियो उनका। ठीक है, तो अब देखो बेटा ग्लाइसरोल है, ग्लाइसरोल के साथ मिलेगा फैटी एसिड। देखो ग्लाइसरोल के साथ क्या होगा, फैटी एसिड होगा, और इनका आपस में बॉन्ड भी बनेगा। इनके बीच में ईस्टर लिंकेज भी बनेगा, तो ये बन जाएगा ट्राई ईस्टर। देखो लिंकेज ईस्टर बनेगा, जो ऊपर बना हुआ है, देखो ईस्टर लिंकेज बनेगा, ट्राई ईस्टर ऑफ ग्लाइसरोल एंड फैटी एसिड। डिपेंड करता है फैटी एसिड पे। अगर फैटी एसिड के अंदर सेचुरेटेड फैटी एसिड की मिकदार ज्यादा है, बेटा उसके अंदर अगर सेचुरेटेड फैटी एसिड की जो परसेंटेज है वो ज्यादा है, तो वो मिलेगा आपको सॉलिड फॉर्म में, वो होगा फैट। अगर अनसेचुरेटेड फैटी एसिड की मिकदार ज्यादा है, अनसेचुरेशन ज्यादा है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होगा और वो मिलेगा लिक्विड फॉर्म में। देखो बताया गया इसके, ये जो थ्योरी में बताया गया इसके अंदर। अच्छा अब आते हैं इसकी क्लासिफिकेशन। बेटा एक होते हैं सिंपल लिपिड्स। सिंपल जो लिपिड्स हैं उनके अंदर आता है ऑयल, आता है फैट, आता है और वेक्सेस आ जाती है। देखो सिंपल लिपिड में ऑयल, फैट और वेक्सेस
तो ऑयल और फेट भी ट्राई ईस्टर है, ऑयल हो फेट हो, ये क्या होगा, ट्राई ईस्टर होगा। और जो वेक्सेस है उसमें भी ईस्टर लिंकेज है बेटा, जो वेक्सेस हैं उनके अंदर भी लिंकेज ईस्टर होता है। तो आप देखो ऑयल फेट के अंदर ईस्टर लिंकेज, ट्राई ईस्टर हो गया, 3 ईस्टर के लिंकेज बनेंगे, एक इधर बनेगा, एक इधर बनेगा, एक इधर बनेगा, ट्राई ईस्टर। और जो वेक्सेस हैं उनमें एक ईस्टर लिंकेज बनेगा बेटा, वेक्सेस के अंदर एक ईस्टर लिंकेज होता है जो वेक्सेस हैं। अच्छा, वेक्सेस इस तरह बनती हैं, आरओएच लॉन्ग चेन अल्कोहल और लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटा आरओएच सिंगल होगा, आरओएच अल्कोहल होगा और कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड। मगर अल्कोहल के अंदर 16-17 कार्बन होंगे। जो अल्कोहल होगा वो भी लॉन्गेस्ट चेन का होगा, मिथाइल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल नहीं होगा। अल्कोहल वो होगा जिसके अंदर 16-17 तक कार्बन होंगे। और जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा उसके अंदर भी लॉन्गेस्ट चेन होगी, वो सेचुरेटेड भी हो सकता है, अनसेचुरेटेड भी हो सकता है। बेटा जो वेक्स बनता है उसके अंदर जो अल्कोहल है वो लॉन्गेस्ट चेन का होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड भी लॉन्गेस्ट चेन का होगा, सेचुरेटेड या अनसेचुरेटेड। इनके बीच में ईस्टर लिंकेज बनेगा, इनके बीच में देखो ईस्टर लिंकेज बनेगा। ये बन जाएगा। मगर अब सिंपल ये आर नहीं है बेटा, ये जो आर है, जो अल्कोहल से आर आ रहा है वो भी लॉन्गेस्ट चेन का है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो आर है वो भी लॉन्गेस्ट चेन का, वो सेचुरेटेड या अनसेचुरेटेड। तो ये समझे वेक्स का फार्मूला बन जाता है। तो बेटा वेक्स का फार्मूला इस तरह ही है, लिंकेज ईस्टर का एक होगा, वेक्स के अंदर ईस्टर का लिंकेज एक होगा, इसके अंदर 3 ईस्टर के लिंकेजेस होते हैं। तो अब देखो सिंपल लिपिड्स के अंदर ऑयल फेट और वेक्स आता है, ऑयल आता है, फेट आता है, दूसरा आता है बेटा वेक्स। ठीक है, तो अब आते हैं देखो सिंपल लिपिड पे क्या लिखा हुआ है भाई, सिंपल लिपिड के बारे में क्या लिखा हुआ है, दीज आर ईस्टर्स। जो सिंपल लिपिड है वो ईस्टर्स हैं, किसके ईस्टर हैं, फैटी एसिड के विथ ग्लाइसरोल, फैटी एसिड के साथ ग्लाइसरोल होगा, फैटी एसिड होगा उसके साथ ग्लाइसरोल होगा। एग्जाम्पल क्या है, ऑयल और फेट, जिसका लिंकेज ऊपर दिया गया है, ये ग्लाइसरोल और फैटी एसिड। बेटा ग्लाइसरोल उसके साथ फैटी एसिड, ग्लाइसरोल है उसके साथ क्या है, फैटी एसिड है। अच्छा दूसरा वेक्स है, यहां पे उसका जिक्र नहीं लिखा हुआ है मगर आगे लिखा होगा वेक्स। और वेक्स के अंदर अल्कोहल होगा, दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, और लिंकेज कौन सा बनेगा, ईस्टर का बनेगा। वेक्स का जनरल फार्मूला यही होगा बेटा, वेक्स का देखो जनरल फार्मूला ये होगा, इस तरह का होगा। मगर मैं आर की बात करता हूं, आर जो दोनों हैं अल्काइल ग्रुप, उनके अंदर कार्बन की तादाद ज्यादा होगी, 16-17 कार्बन अल्कोहल के अंदर होंगे, और इतने कार्बन जो होंगे वो किसके अंदर होंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। बीज वेक्स, जो बीज वेक्स है, शहद की जो मक्खी है वो छत्ता बनाती है जिसके अंदर वो हनी को कलेक्ट करती है, बीज वेक्स। तो बेटा वो भी ईस्टर है, उसके अंदर जो अल्कोहल है उसके अंदर 16 कार्बन है, जो अल्कोहल है उसके अंदर 16 कार्बन है, और बाकी जो कार्बोक्सिलिक एसिड वो हाईली अनसेचुरेटेड है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो बेटा हाईली अनसेचुरेटेड होता है। ठीक है, अच्छा अब आते हैं कंपाउंड लिपिड या कॉम्प्लेक्स लिपिड। बेटा कंपाउंड लिपिड या कॉम्प्लेक्स लिपिड,
तो उसके अंदर क्या होगा? अच्छा, कॉम्प्लेक्स लिपिड या कंपाउंड लिपिड? ग्लाइसरॉल होगा बेटा, ग्लाइसरॉल होगा ही होगा। दो फैटी एसिड्स होंगे, ग्लाइसरॉल होगा, ग्लाइसरॉल के साथ दो फैटी एसिड्स होंगे, सेचुरेटेड या अनसेचुरेटेड, और तीसरा कोई और ग्रुप होगा। मतलब कॉम्प्लेक्स लिपिड्स के अंदर ग्लाइसरॉल होगा, दो फैटी एसिड्स होंगे, सेचुरेटेड या अनसेचुरेटेड, तीसरा कोई और ग्रुप होगा। फास्फोरिक एसिड हो सकता है, फास्फोलिपिड बन जाएगा। तीसरा ग्रुप प्रोटीन हो सकता है, लिपोप्रोटीन बन जाएगा। अच्छा, तीसरा ग्रुप कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, ग्लाइकोलिपिड बन जाएगा। तो इसका मतलब है तीसरा ग्रुप कोई और हो सकता है। देखो ग्लाइसरॉल, ये ग्लाइसरॉल है, और ग्लाइसरॉल के साथ क्या होगा? दो फैटी एसिड्स होंगे, एक फैटी एसिड, ये दूसरा फैटी एसिड। बेटा ये दो फैटी एसिड है, मे बी सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड, और यहां पे जो ग्रुप होगा इधर जो लगेगा इसके साथ, यहां पे फास्फोरिक एसिड आ सकता है, फास्फोलिपिड बनेगा। फास्फोरिक एसिड या फास्फोरिक एसिड का डेरिवेटिव, बेटा फास्फोरिक एसिड खुद या फास्फोरिक एसिड का कोई भी डेरिवेटिव बने आएगा ना यहाँ पे, तो वो बनेगा फास्फोलिपिड। अगर यहाँ पे प्रोटीन लगेगा तो बन जाएगा लिपोप्रोटीन, अगर यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट लगेगा तो बनेगा ग्लाइकोलिपिड। तो इसका मतलब है ग्लाइसरॉल के साथ कितने फैटी एसिड हैं? दो। बेटा ग्लाइसरॉल उसके साथ फैटी एसिड कितने हैं? दो हैं। और तीसरा ग्रुप कौन सा होगा? फास्फोरिक एसिड का डेरिवेटिव, फास्फोरिक एसिड उसका या डेरिवेटिव, या प्रोटीन, या जो कार्बोहाइड्रेट लग जाएगा इसकी जगह पे, इसकी जगह पे वो इसके साथ इंटरेक्ट करेगा। अच्छा, दो ईस्टर के लिंकेज बनेंगे, दो बेटा ईस्टर के लिंकेज बन जाएंगे। ये ईस्टर लिंकेज बन गया, यहां पे भी ईस्टर लिंकेज बन जाएगा। इधर कोई और ग्रुप लगेगा, यहां पे क्या लगेगा? फास्फोरिक एसिड डेरिवेटिव, या प्रोटीन, या क्या लगेगा? कार्बोहाइड्रेट। तो बेटा देखो इसके अंदर ग्लाइसरॉल है, ठीक है, उसके साथ दो फैटी एसिड्स हैं, तो ट्राइग्लाइसराइड नहीं बना, ट्राइग्लाइसराइड नहीं बना, तीन ईस्टर के लिंकेज नहीं बने, दो ईस्टर के लिंकेज बने, और तीसरा ग्रुप यहाँ पे कोई और लग सकता है, ठीक है, फास्फोरिक एसिड लगेगा और कोई लग सकता है ग्रुप।
अच्छा सेव कौन थे पेज रहती है नजर। ये सेव करेक्ट है। हम्म हम्म। अच्छा तो बेटा इसके अंदर था कंपाउंड लिपिड देखो। कंपाउंड लिपिड में कहते दे कंटेन रेडिकल्स इन एडिशन टू फैटी एसिड्स। फैटी एसिड तो होगा ही होगा उसके अंदर। एंड अल्कोहल, अल्कोहल भी होगा। मतलब ग्लाइसरोल भी होगा, फैटी एसिड भी होगा। मैंने आपको बताया कि ग्लाइसरोल के साथ दो फैटी एसिड लगेंगे बेटा, ग्लाइसरोल के साथ दो फैटी एसिड के मालिक्यूल और एक कोई एक्स्ट्रा ग्रुप लग जाएगा। मतलब फास्फोरिक एसिड का डेरिवेटिव, लिप, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अगर फास्फोरिक एसिड का डेरिवेटिव तो फास्फोलिपिड बोलेंगे। ठीक है, इंक्लूड ग्लाइसरोल, फास्फोलिपिड, स्पॉन्जिलिपिड वही फास्फोलिपिड है। लिपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन का मतलब है प्रोटीन लग जाएगा बेटा, प्रोटीन अगर लग गया तो लिपोप्रोटीन बन जाएगा। लिपोपोलीसेक्राइड, अगर कार्बोहाइड्रेट लग गया तो लिपोपोलीसेक्राइड बन जाएगा। तो देखो यही हमने पढ़ा था इसके अंदर कि ग्लाइसरोल के साथ बेटा, जो ग्लाइसरोल है उसके साथ दो फैटी एसिड, ग्लाइसरोल के साथ दो फैटी एसिड के मॉलिक्यूल और एक कोई उसका डेरिवेटिव लगेगा। फास्फोरिक एसिड लगेगा, फास्फोलिपिड लगेगा। ठीक है, स्पॉन्जियोलिपिड, लिपोप्रोटीन, प्रोटीन लग गया। लिपोपोलीसेक्राइड मतलब लिपिड भी है उसके साथ, मतलब ग्लाइसरोल दो फैटी एसिड, ग्लाइसरोल है उसके साथ दो फैटी एसिड हैं, उसके साथ साथ क्या लग जाता है बेटा, पॉलीसेक्राइड का मतलब है कार्बोहाइड्रेट लग जाएगा। ठीक है, वैसे इसको ग्लाइकोलिपिड भी पढ़ते हैं। अब एक पेज दरमियान में रह गया है, वो आपको मैं पढ़ा देता हूं।
अच्छा, एक पेज बेटा दरमियान में रह गया था इसका, कहते फेट और ऑयल जो है, फेट और ऑयल, ऑयल और फेट का मतलब है ट्राइग्लाइसराइड्स, ट्राइग्लाइसराइड्स या ट्राई असाइल ग्लाइसरोल, इंपॉर्टेंट लिपिड इन नेचर। क्योंकि हम इस्तेमाल क्या करते हैं बेटा, इस्तेमाल हम ऑयल करते हैं, इस्तेमाल हम घी करते हैं, फेट इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब है ज्यादा जो हमारे यूज में आते हैं वो बेटा ऑयल और फेट है। ऑयल और फेट जो था वो ज्यादा यूज में आता है, जिसको हम कहते हैं ट्राइग्लाइसराइड्स, क्योंकि ऑयल भी ट्राइग्लाइसराइड है, फेट भी ट्राइग्लाइसराइड है। अगर ट्राइग्लाइसराइड के अंदर अनसेचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा होंगे तो ऑयल होगा, अगर फैटी एसिड ज्यादा है तो वो होगा फेट, मगर ये ज्यादा यूज में आता है। मेजर फूड फैक्टर भी है, मेजर, और एनर्जी भी डबल प्रोवाइड करता है। मेजर फूड फैक्टर भी है और एनर्जी भी डबल प्रोवाइड करता है ह्यूमन बॉडी के लिए। किससे? प्रोटीन भी इतनी एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता, ना कार्बोहाइड्रेट्स। अभी पढ़ाया था आपको मैंने कि कार्बोहाइड्रेट का पर ग्राम, कार्बोहाइड्रेट का आपको पर ग्राम 4 कैलोरीज देगा, प्रोटीन का पर ग्राम 4 कैलोरीज देगा, वहां पे फैट का 1 ग्राम 9 कैलोरीज देता है। तो इसका मतलब है एनर्जी भी डबल प्रोवाइड करता है। फैट एंड ऑयल आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वेरियस टाइप ऑफ फूड्स, क्योंकि मुख्तलिफ जो खाने हैं, मतलब मुख्तलिफ चीजें होती हैं, उनके अंदर ऑयल और फैट पाया जाता है। ग्रेट उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी है। देखो अभी मैंने बताया था कि न्यूट्रिशन वैल्यू उसकी ज्यादा है, ऑयल और फैट की जो न्यूट्रिशन वैल्यू वो डबल है, कार्बोहाइड्रेट से भी प्रोटीन से भी डबल न्यूट्रिशन वैल्यू है इसकी। अच्छा, एडिबल फैट्स का मतलब है जो हम खा सकते हैं, इनकी बहुत बड़ी अहमियत है किसके अंदर, हमारी डाइट के अंदर, ह्यूमन डाइट के अंदर बहुत ज्यादा अहमियत है इनकी। इसके अलावा एक तो खाने के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, दूसरा साबुन जो बनता है, सोप जो बनता है, वो भी ऑयल और फैट से बनता है, जिसको कहते हैं सेपोनिफिकेशन। ऑयल और फैट की क्या करते हैं, जब सेपोनिफिकेशन करते हैं हम ऑयल और फैट, ऑयल और फैट को जब हम कास्टिक सोडा के साथ हीट देंगे तो साबुन बनेगा। ऑयल और फैट को जब हम कास्टिक सोडा के साथ हीट देते हैं तो उससे सोप बनता है, जिसको कहते हैं सेपोनिफिकेशन। तो जो सोप बनाने की इंडस्ट्रीज हैं, वो जो सोप बनाते हैं वो ऑयल और फैट से बनाती हैं, ऑयल और फैट की सेपोनिफिकेशन होती है। मैन्युफैक्चर ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट, इसके अलावा पेंट के अंदर भी, वार्निश के अंदर भी, पॉलिश के अंदर भी, कॉस्मेटिक के अंदर भी, प्रिंटिंग इंक के अंदर भी, फार्मास्यूटिकल कंपनीज के अंदर भी इसका यूज है। ये इनका यूज हो गया। अब आते हैं सोर्सेज ऑफ ऑयल एंड फैट। बेटा ऑयल और फैट के सोर्सेज क्या हैं? 2 सोर्स हैं, एक एनिमल सोर्स, दूसरा प्लांट। ऑयल और फैट के सोर्सेज क्या हैं? एक तो एनिमल सोर्स है, जिस तरह जो जानवर हैं उनसे हमें दूध मिलता है, और दूध से बनता है मक्खन या निज घी, या जानवरों के ऊपर भी फैट होता है, जो फैटी जानवर होते हैं उनके ऊपर भी फैट होता है, ठीक है, उनके गोश्त के अंदर भी मतलब फैट होता है। अच्छा, दूसरा होता है, मिलता है हमें प्लांट से, जो सीड्स हैं, सनफ्लावर है, सोयाबीन है, मस्टर्ड है, या मुख्तलिफ टाइप के जो सीड्स हैं, कोकोनट है, ठीक है, इस तरह के सीड से भी हमें ऑयल और फैट मिलता है। तो ये सोर्सेज हैं इसके। तो फैट एंड ऑयल जो फैट और ऑयल है इनके नेचुरल सोर्सेज है, एनिमल भी है और दूसरा प्लांट भी है। ये बेटा सोर्सेज है इसके, एनिमल और प्लांट क्या है? सोर्सेज है। और जो मेरीन ऑर्गेनिज्म है, मेरीन का मतलब है फिश से भी हमें मिलता है, जो फिश वगैरह है उसी से भी हमें, या आबी जो जानवर हैं उसी से भी हमें मिलता है ये, ठीक है। एनिमल्स फैट, अच्छा एनिमल जो फैट है वो लोकेटेड कहाँ पे है? एडिपोज टिश्यूज के अंदर। एडिपोज जो टिश्यूज होते हैं स्किन के,
उसके अंदर फैट है सेल। बटर एंड घी, बटर है दूसरा घी है, ये हमें एनिमल से मिलता है, एनिमल फैट है जो मिलता है किससे, दूध से। वेजिटेबल जो ऑयल है बेटा, जो वेजिटेबल ऑयल है वो मिलता है हमें सीड से, जो वेजिटेबल ऑयल है वो हम सीड से हासिल करते हैं, नट्स, मूंगफली है या प्लांट्स जो भी है। अच्छा, मेरीन जो एनिमल्स है वो मिलता है सी एनिमल से। बेटा जो मेरीन ऑयल है वो मिलता है कहां से, सी एनिमल से, सेलोविन। और दूसरा क्या है, वेल जो होती है फिश, उसी से मिलता है। अच्छा उसके बाद है स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन। अच्छा अभी देखो पढ़ कर आए थे कि ऑयल और फेट जो है वो बेटा ट्राइग्लाइसराइड है, ग्लाइसरोल और फैटी एसिड, उसके अंदर जो मोनोमर है ग्लाइसरोल और फैटी एसिड है, तो ये ग्लाइसरोल। बेटा ये ग्लाइसरोल है, अच्छा दूसरा होता है फैटी एसिड, फैटी एसिड से मुराद है कार्बोक्सिलिक एसिड। तीन फैटी एसिड के मॉलिक्यूल। अच्छा तीनों एक जैसे भी हो सकते हैं, तीनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। अच्छा तीनों सेचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसेचुरेटेड भी हो सकते हैं, मिक्स भी हो सकते हैं। मे बी दो सेचुरेटेड हो एक अनसेचुरेटेड हो, दो सेचुरेटेड एक अनसेचुरेटेड, ठीक है। मे बी जो है दो सेचुरेटेड हो एक अनसेचुरेटेड हो, तो इसका मतलब है कार्बोक्सिलिक एसिड बेटा एक जैसे भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसेचुरेटेड भी हो सकते हैं, ठीक है। और बनेगा देखो ईस्टर लिंकेज इनमें, बेटा जो लिंकेज है वो ईस्टर है, तो एक ईस्टर लिंकेज, ये दूसरा ईस्टर लिंकेज, और ये तीसरा ईस्टर लिंकेज। तो ट्राइग्लाइसराइड इससे पहले भी पढ़ कर आए हम, और तीन वाटर मॉलिक्यूल। तो बेटा देखो तीन ईस्टर के लिंकेज बने ट्राइग्लाइसराइड से, ये तो ये ट्राई ईस्टर, बेटा ये ट्राई ईस्टर है, एक ईस्टर का लिंकेज, दूसरा ईस्टर का लिंकेज, तीसरा ईस्टर, ये तीनों ईस्टर के लिंकेज है। आप ग्लाइसरोल इज कॉल्ड ट्राइग्लाइसराइड, ट्राइग्लाइसराइड बोलते हैं या ग्लाइसराइड बोल दो। द डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, जो डिग्री है इसकी अनसेचुरेशन की, बेटा जो अनसेचुरेशन की डिग्री है, ठीक है, वो डिपेंड करता है फैटी एसिड पे। वो अनसेचुरेशन की डिग्री किस पे डिपेंड करती है, फैटी एसिड पे डिपेंड करती है कि वो सेचुरेटेड या अनसेचुरेटेड है, ठीक है। तो ट्राइग्लाइसराइड विथ विल बी सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड भी हो सकता है लिक्विड भी हो सकता है। ग्लाइसराइड इन विच लॉन्ग चेन, ग्लाइसराइड जिसके अंदर क्या हो, लॉन्ग चेन सेचुरेटेड एसिड हो, तो वो सॉलिड में होगा। बेटा ग्लाइसराइड जिसके अंदर सेचुरेटेड फैटी एसिड हो, तो वो होगा सॉलिड में, या सॉलिड जैसा होगा जिसको हम कहते हैं फेट। और जिसके अंदर अगर ऑयल है तो ग्लाइसरोल होगा esters of which contain higher proportion of unsaturated fatty acid। हायर प्रोपोर्शन किसकी होगी, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड की। बेटा अगर अनसेचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा है तो वो होगा ऑयल, तो इसका मतलब है
जो ऑयल और फैट है वो ट्राइग्लाइसराइड है। ट्राइग्लाइसराइड है किसका? फैटी ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड का। अगर फैटी एसिड अनसेचुरेटेड है तो ऑयल होगा वो